तो स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। चलिए, जो कल का अपना वीडियो था उसमें टोटल 50 क्वेश्चन ही हो पाए थे। ठीक है, आज 51 से 100 पूरे कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक बात जरूर आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए कि 4500 क्वेश्चनों की सीरीज है ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए एंड एसआई के लिए। तो ये 4500 से आगे ही जाएगी। लगभग 7000 से 8000 एमसीक्यू आपके सॉल्व किए जाएंगे और पीवाईक्यू साथ में। तो चलिए, उसी क्रम में लगभग 250 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू मिल जाएगा और पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले 51 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि जलानिधि शब्द का पर्यायवाची है। जलानिधि शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी बारिश, ऑप्शन डी तालाब। बताइए, जलानिधि तालाब होगा? नहीं भाई, तालाब बिल्कुल नहीं होगा। जलानिधि शब्द का पर्यायवाची होगा सागर। जलानिधि का पर्यायवाची क्या है? सागर कहलाता है। सागर मतलब जलानिधि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निर्लिप्त शब्द का विलोम। तो इसका तो बन जाएगा ऑप्शन ए विरक्ति, ऑप्शन बी लिप्त, ऑप्शन सी दिव्य, ऑप्शन डी मिथ्या। तो बताइए निर्लिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको बा नंबर यानी कि लिप्त जो है तो वह इसका सही आंसर होगा। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर बा नंबर यानी लिप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निर्लिप्त शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विरक्ति, ऑप्शन बी लिप्त, ऑप्शन सी दिव्य, ऑप्शन डी मिथ्या। बताइए निर्लिप्त शब्द का विलोम सिंपल सा है, ऑप्शन बी लिप्त इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पौर्वात्य, ऑप्शन बी परिष्कृत, ऑप्शन सी प्रारंभिक, ऑप्शन डी पराकाष्ठ। तो बताइए 53वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम होगा जो आपके सामने ऑप्शन ए पौर्वात्य। क्या होगा 53 का सही आंसर? पौर्वात्य। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट लगा लीजिए कि पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा पौर्वात्य। ठीक है, पौर्वात्य जो है तो पाश्चात्य का विलोम होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका 54वां, इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। क्या क्वेश्चन है? इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम क्या है? ठीक है, तृप्त का विलोम आपको बताना है कि तृप्त का विलोम क्या होगा कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द मतलब तृप्त का विलोम बताइए। तो ऑप्शन ए अतृप्त, ऑप्शन बी अधूरी, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी त्याग। इसका आप कमेंट में आंसर बताओ भाई, बहुत सिंपल सा है। तृप्त का क्या होगा? सीधा सीधा दिख रहा है यार 54 नंबर का। ठीक है, फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हो। क्या है? सिंपल सा अतृप्त। सिंपल सा आंसर है अतृप्त, तृप्त का अतृप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कृष्ण पक्ष। ये अंडरलाइन है। कृष्ण पक्ष कल से शुरू होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द है आपका कृष्ण पक्ष, कल से शुरू होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम क्या है? कृष्ण पक्ष का क्या होगा? इसका तो आंसर दे ही देना। ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष, ऑप्शन डी पक्षधर। तो इसका सही आंसर सी नंबर का आपका होगा शुक्ल पक्ष। अगला क्वेश्चन, वह बुद्धि से प्रखर है। ठीक है, तो यहां प्रखर का आपको विलोम बताना है, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम। तो प्रखर का क्या होगा? कुशाग्र। विलोम बताना है, याद रखना, मंद, मूर्ख, बुद्ध। कुशाग्र नहीं होगा भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रखर का सही आंसर होगा आपका मंद। प्रखर मतलब क्या होता है? तेज बुद्धि का आदमी है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि का आदमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कृतज्ञ। क्या है क्वेश्चन? कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। बताइए क्या होगा कृतज्ञ का विलोम? तो सब कोई जानते हो, आप लोग नहीं जानते हो तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ जो है तो कृतज्ञ का विलोम होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? ये तो बता दोगे। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। बताइए सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? अरे भाई, साधारण नहीं विशिष्ट होगा। सामान्य साधारण तो एक ही है, तो सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? विशिष्ट। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59वें नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंबर का पर्याय अनेकार्थी है? अब पर्यायवाची नहीं ना विलोम, अंबर का अनेकार्थी बताना है। गगन, अंबर को गगन भी बोलते हैं, अंबर को पृथ्वी बोलते हैं, अंबर को चंद्रमा बोलते हैं, अंबर को वायु। आपको ये बताना है कि अंबर का अनेकार्थी क्या होगा।
दिख रहा है आंसर, बिल्कुल सामने दिख रहा है। क्या बोलते हैं अंबर को? गगन भी अंबर को बोलते हैं। तो अनेकार्थी क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसणा का अर्थ, ऐसणा शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी अनिच्छा, ऑप्शन सी अभिलाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त। बताइए ऐसणा का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताइए आप कमेंट में। ऐसणा का अर्थ क्या होगा? हिंदी के मास्टरों बताओ इसका आंसर। ऐसणा का अर्थ होगा आपका सी नंबर अभिलाषा। क्या होगा अर्थ? अभिलाषा। ऐसणा का सही अर्थ होगा अभिलाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वें नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, जीवन के। बताइए जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? 61वें का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, प्राण और पुत्र जीवन शब्द के अर्थ। जीवन, जल, प्राण, पुत्र मतलब एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? अब ये बताओ भाई, नाग का अर्थ और क्या हो सकता है? रथ हो सकता है, पारा हो सकता है, हाथी हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। नाग का एक अर्थ और क्या हो सकता है? इसमें बुद्धि खराब हुई आपकी? हाथी। इसका सही आंसर है सी नंबर। नाग मतलब नाग का अर्थ हो सकता है हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63वें नंबर क्वेश्चन है आपका। पारावार, क्या पारावार का अनेकार्थी बताना है? किसका अनेकार्थी बताना है? पारावार का अनेकार्थी आप लोगों को बताना है। पारावार का अनेकार्थी क्या होगा? आ नंबर समुद्र, बा नंबर बादल, सा नंबर जल, दा नंबर कमल। बताइए पारावार का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? 63 का सही आंसर बताइए। 63 का सही आंसर, पारावार का सही आंसर होने वाला है आपका समुद्र। पारावार का सही आंसर क्या होगा? समुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुलोचन का अनेकार्थी क्या होगा? ये सब आए हुए क्वेश्चन है। सुलोचन का अनेकार्थी अप्सरा, बी नंबर नेत्र, सी नंबर हिरण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए सुलोचन का अनेकार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। सुलोचन का अनेकार्थी होगा हिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65वें नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित का उचित वाक्यांश क्या होगा? यहां मैं लिख दे रहा हूं अनियमित, इसका उचित वाक्यांश बताना। ऑप्शन है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सका हो। बताइए अनियमित का उचित वाक्यांश क्या होगा? अनियमित का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा अनियमित मतलब जो नियमानुकूल ना हो, हल्की सी गलती भारी पड़ जाएगी, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ये गलत होगा भाई साहब। सही होगा जो नियमानुकूल ना हो, इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन 66वें नंबर का। जो अपने पद से हटाया गया हो, ये अनेक शब्दों के एक शब्द है। जो अपने पद से हटाया गया उसको क्या बोलेंगे? पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। बताइए जो अपने पद से हटाया गया हो। तो द नंबर पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? पदच्युत बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जो कठिनाई से मिलता है, बताइए दुर्लभ, अलब्ध, अप्राप्त, अनुपलब्ध। बताइए जो कठिनाई से मिलता है उसका सही आंसर क्या होगा इनमें से? तो जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ चीज है भाई, बहुत कठिनाई से मिलती है। तो क्या आंसर होगा? दुर्लभ, यानी कि आ नंबर सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ये बन जाएगा, बहुत बार पेपर में आया, तो इसका मैं सीधे बिना ऑप्शन दिए आंसर है नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। बताइए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? 69 नंबर का सही आंसर बताइए। 69 का सही आंसर हो जाएगा अप्रमेय। सा नंबर उसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। अगला क्वेश्चन। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द, इसका आंसर बताओ भाई। ये गलती हो सकती है। ऑप्शन ए व्याकरणी, ऑप्शन बी व्याकरणकर्ता, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्याकरणज्ञ। तो इसका भाई साहब सही आंसर हो जाएगा सा नंबर, यानी कि इसका सही आंसर है आपका व्याकरण। सही आंसर इसका हो जाएगा 70 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या? बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला बहुज्ञ, जो अध्ययनशील हो बहुज्ञ, जो कम जानता हो बहुज्ञ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये तो इसका सिंपल सा है, आ नंबर। जो बहुत जानकार हो उसको क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो, निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 72 का? तो जिसकी आशा ना की गई हो यानी कि अप्रत्याशित कोई ऐसा काम आपका हो जाए कि जिसकी आपने आशा ना की हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित काम हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? बताओ भाई, इसमें फंसोगे। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, मतलब ये दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। बताइए पूर्व और उत्तर की दिशा, ये दिशा क्या कहलाती है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, ये दिशा होगी वायव्य, यानी कि सी नंबर सही आंसर है। यह कौन सी दिशा है? वायव्य दिशा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना। ऑप्शन ए विवेचन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी समीक्षा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचन कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है, मीमांसा कहलाता है, समीक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? तो 74 का सही आंसर आपका कहलाएगा विवेचन। विवेचन क्या होता है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ज्योतिष्ना, 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 ज्योतिष्ना। बताइए, सब ज्योतिष्ना है, ज्योतिष्ना। बताइए सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। ये तो भाई प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो देखो ज्योतिष्ना कैसे लिखेंगे? ज्योतिष्ना ऐसे लिखेंगे, ज्योतिष आधा ता आधा सा और ना, ये है सही ज्योतिष्ना। तो सा नंबर आपका सही हो जाएगा, ज्योतिष्ना ऐसे लिखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द अब इसमें बताओ। कुमुदनी, ये फिर ये कुमुदनी, फिर ये वाला कुमुदनी, फिर कौन सा सही है कुमुदनी? बताइए सही आंसर। तो 76 का बा नंबर, ये वाला कुमुदनी सही होता है। कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है, ना कुमुदनी ना कुमुदनी, इस तरीके से। तो ये आपका सही आंसर होगा, बा नंबर कुमुदनी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता कैसे लिखा है? ऐसे। तो रचयिता का अंडरलाइन यही है, रचयिता। तो रचयिता ऐसे लिखते हैं कि रचयिता ऐसे लिखते हैं कि इस तरीके से, कि इस तरीके से, कि इस तरीके से। चारों ऑप्शन आपके सामने। बताइए रचयिता, सही रचयिता क्या लिखते हैं? बताओ 77 का सही आंसर। तो भैया ये बड़ी ई नहीं रहती, अपन जब रचयिता लिखते हैं तो इस तरीके से रचयिता लिखते हैं। तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो रचयिता ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तानसेन महान संगीतज्ञ था। वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध, संगीतज्ञ का बताना है। संगीतज्ञ कैसे लिखा जाता है? बताइए 78 का सही आंसर। तानसेन महान संगीतज्ञ था, वाक्य में रेखांकित शब्द, यही संगीतज्ञ का शुद्ध शब्द लिखे। संगीतज्ञ, 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 संगीतीय। देखो ये इसलिए ऐसा पूछ रहा है वाक्य देख करके, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि संगीतज्ञ ये भी सही होगा। यहाँ लिखेंगे तानसेन महान संगीतज्ञ था। ठीक है, तो 78 का बा नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा, संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन ये सबसे बन जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका होता है सही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी कि द नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। पहले तो ये आप लोग सभी लोग ये बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन टफ भी आपको मिल रहे हैं, इजी भी मिल रहे हैं, है ना? बिल्कुल पेपर जैसा माहौल आपको। जब देखो बार बार कुछ भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही लूसेंट उठाई, वही लूसेंट की हिंदी उठाई, वही सब कुछ उठाया,
उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मुझसे तो मुहावरे नहीं बनते, अरे मुझसे तो अनेकार्थी नहीं बनते। तब आपको आपकी एक्चुअल पता चला आपका मुहावरा सबसे अच्छा है और आप उसी को पढ़े हो। उसको जब अच्छे है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि सबसे कमजोर क्षेत्र हमारा कौन सा है। चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु का से मुकाबला होना। खेत रहना कहलाता है वीर गति से प्राप्त करना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सा नंबर, वीर गति को प्राप्त करना। 81वें नंबर क्वेश्चन है कान काटना मुहावरे का। कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइए कान काटना मतलब क्या होगा? 81वें का सही आंसर तो मतलब चतुर होना। कान काट लिया उसने तो मतलब चतुर आदमी है, तो कान काटने मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82वें नंबर क्वेश्चन है आपके सामने अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना। बताइए अवसर का लाभ उठाना का सही वाक्य क्या होगा? तो 82 का सही होगा बहती गंगा में हाथ धोना। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है अंतड़ियों में बल पड़ना, यानी कि बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, दौड़ धूप करना। बताइए सही आंसर अंतड़ियों में बल पड़ना क्या होगा? इसका सही आंसर अंतड़ियों में बल पड़ना का सही आंसर है बहुत हंसना। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उत्साह का स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह स्थायी भाव से क्या शांत रस की, भयानक रस की, रौद्र रस की, वीर रस की? तो आप समझ गए होंगे कि 84 का सही आंसर आपका वीर रस ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार का, वीर का, वात्सल्य का, रौद्र का? तो रौद्र का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उग्रता भी है, गर्व भी है और हर्ष जब बिल्कुल रौद्र रूप होता है तभी हो सकता है इसी का आंसर। तो सही आंसर इसका क्या है? रौद्र ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यह किसका कथन है? तो ये तो कथन आप सब लोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी जगन्नाथ। देखो ये कथन सीधे सीधे आपको पता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन उन्हीं का है जिनका आप समझ रहे हो, मन है आपका टिक लगाने का। 86 का 12 नंबर भरत मुनि जी का ही कथन है। अगला क्वेश्चन अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो ये बिल्कुल रट लो आप, अनुभवों के भेद बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। तो 7 नंबर अनुभवों के 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है निर्वेद, निर्वेद का स्थायी भाव। यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं निर्वेद का ही, क्योंकि थोड़ा सा ये हटके रहता है स्थायी भाव। तो 88 का ऑप्शन क्या है? रौद्र रस का है निर्वेद, शांत का है निर्वेद, करुण का है निर्वेद, भयानक का है निर्वेद। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा यदि तो पता होगा सीधा आपको कि शांत रस का सही होता है। क्या होता है? निर्वेद, शांत का सही आंसर होता है। तो 88 का क्या हो गया? 12 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र को, श्रृंगार को, करुण को, वीर को? ये भी बताने की जरूरत है कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये क्वेश्चन है आपका। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर, रुद्र? तो शब्द ही बता रहा है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो 90 का 12 नंबर करुण रस है ये। अगला क्वेश्चन है संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संज्ञा किसने दी? दंडी जी ने, अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने, मम्मट ने? तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके इनका आंसर जो पहले भरत मुनि लगाया था वही आंसर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? छंद आ गए भाई। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता सबको आंसर पता है ना? बिहारी जी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि, केशवदास। तो सही आंसर क्या हो गया? पिंगल ऋषि है। अगला क्वेश्चन देखिए 93। जिस छंद के प्रथम, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, क्या कह रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 12-12 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं। कितनी कितनी? 7-7 मात्राएं होती हैं। साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है,
वह छंद कौन सा है? मालिनी कहलाता है, बरवे कहलाता है, रूला कहलाता है, इंद्र वज्रा कहलाता है, कौन सा छंद है? तो भाई साहब 93 का सीधे आंसर ये बरवे ही है। 1 3 12 12 2 4 7 7, तो किसके होते हैं ये बरवे के ही आंसर है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा या हिंदी को। ऑब्जेक्टिव लगाया, पता चला कि आपसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो छंद जा करके पढ़ लो आप, तो ये आंसर आपके अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है, चलिए बहरहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, चौपाई के हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में के हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 18 16 12 14। ये सिंपल सा है, यदि कभी भी चौपाई का ये पढ़ा होगा या आपने, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा 16। चौपाई के हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती? 16। अब बताओ, ये तो भाई सब लोग ही सही बता देना। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त है? सवैया है, ये सोरठा है, दोहा है, चौपाई? बताओ भाई, इसका आंसर तो कमेंट में ही बताओ। अरे भाई दोहा कहाँ से होगा, ये तो वैसे ही रटा होगा ना सबको, चौपाई ही है। इसका सही आंसर क्या होगा? चौपाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इसका सही आंसर क्या कहलाएगा? चौपाई कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जिस छंद में वर्णिक और मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता, बस यहीं से मुझे आंसर पता चल गया। ऑप्शन ए मुक्त छंद, ऑप्शन बी मात्रिक छंद, ऑप्शन सी वर्णिक छंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे इसका आंसर मुक्त छंद है। कौन सा आंसर है? मुक्त छंद ही है, क्योंकि वर्णिक और मात्रिक दोनों तो होते हैं, तीसरा क्या होता है जिनमें दोनों नहीं होते, वो क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन, 3 बेर खाती सुबे 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, नियुक्ति, यमक। पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में, भूल गए होगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती, 2 बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यमक। 97 का दा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरियाई पंक्ति में उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब समझ जाओ, सीधे सीधे आंसर बता रहा है, यदि पढ़ा होगा तो 12 नंबर आपको दिख रहा होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। 99 नंबर का क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। सीधे सीधे परिभाषा दी गई है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। बताओ। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बौराय नंग, बा खाए बौराय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दा नंबर श्लेष। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, कनक है ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो 99 के सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, 100वां, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या बढ़िया शब्द है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कौन सा अलंकार है? बताओ। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। बताओ कौन सा अलंकार है? ये वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो सीधा सीधा अनुप्रास दिख ही रहा होगा आप सभी को, अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए भाई, ये आपका जो 4500 का टारगेट है उसमें से 100 और माइनस कर दो, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 वीडियो हो चुके हैं अपने, MPG के हो चुका एक तो हिंदी का हो चुका। अब पुनः आपका एक वीडियो मध्यकालीन इतिहास का लेकर के आऊँगा, उसके भी लगभग 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। इस तरीके से 4500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले 100 क्वेश्चनों की